आज से 100 साल पहले तक ब्लैक होल्स के बारे में कोई जानता तक नहीं था। बस थ्योरेटिकली ये मालूम था कि यूनिवर्स में कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं जिनकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है कि उनसे कोई नहीं बच सकता, न साउंड, न हीट और इवन के लाइट भी। ये प्रूव किया था साइंटिस्ट ने आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। फिर फाइनली 1971 में जाकर ब्लैक होल्स को एक्चुअल में डिस्कवर किया जाता है। Black holes remained largely unknown until the 20th century. A black hole is a region in space where the force of gravity is so strong not even light can escape. सबसे पहले हम देखते हैं ब्लैक होल आखिर बनते कैसे हैं। देखो, जब स्टार में न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा होता है तो इसकी वजह से हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। ये एक फोर्स को बाहर की तरफ अप्लाई कर रही होती है और सेम टाइम पर ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ग्रेविटी अंदर की तरफ अप्लाई हो रही होती है। इसी वजह से हमें स्टार अपनी हालत में नजर आते हैं। ये फ्यूल या तो हाइड्रोजन होता है या फिर हीलियम, लेकिन इस फ्यूल की एक लिमिट होती है और ये कभी न कभी तो ख़त्म ज़रूर होता है। जब ये फ्यूल ख़त्म होता है तो स्टार के अंदर फ्यूजन रिएक्शन जो है वो भी बंद हो जाता है और जो फोर्स बाहर की तरफ अप्लाई हो रही होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो फिर एक ही फोर्स बच जाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो स्टार के मैस को अंदर की तरफ खींचना शुरू कर देती है। तो फिर स्टार अपने अंदर कोलैप्स होना शुरू हो जाता है और यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। पहली पॉसिबिलिटी तो ये होगी कि अगर स्टार साइज में छोटा हुआ तो वो रेड जायंट बनेगा, फिर वो प्लैनेटरी नेब्यूला बनेगा और फाइनली वाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी ये होगी कि अगर स्टार साइज में बहुत मैसिव हुआ तो वो पहले सुपर रेड जायंट में कन्वर्ट होगा, फिर वो सुपर रेड जायंट से सुपरनोवा बनता है और आखिर में एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिसके एंड पर अगर स्टार का साइज छोटा हुआ तो वो न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट होगा, लेकिन अगर उसका साइज बड़ा हुआ तो वो ब्लैक होल बन जाता है। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि स्टार का जितना भी साइज होता है, जब वो बिल्कुल ही स्क्वीज हो जाता है अपनी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, तो वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ तक तो हमने ये समझ लिया कि ब्लैक होल बनता कैसे है, मगर अब सवाल ये है कि अगर कोई स्टार श्रिंक हो तो वो कितने साइज का ब्लैक होल बना सकता है। इसका अंदाज़ा लगाने के लिए हम सन की एग्जांपल लेते हैं, जिसका रेडियस 7 लाख किलोमीटर्स है। अगर सन ब्लैक होल में कन्वर्ट हो तो उस ब्लैक होल का रेडियस सिर्फ 3 किलोमीटर्स होगा, यानी इतना छोटा ब्लैक होल, लेकिन इसका ग्रेविटेशनल पुल इतना ज़्यादा होगा कि ये 1000 गुना बड़े स्टार को अपने अंदर इनगल्फ कर सकता है। अब हम ये देखते हैं कि ब्लैक होल्स कितनी टाइप्स के होते हैं। नॉर्मली ब्लैक होल्स 3 टाइप्स के होते हैं। टाइप नंबर 1 स्टेलर ब्लैक होल, मतलब जिनका मैंने आपको बताया कि वो किस तरह फॉर्म होते हैं। एक एस्टिमेट के मुताबिक मिलियंस ऑफ स्टेलर ब्लैक होल हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर मौजूद हैं। टाइप नंबर 2 पैरामोडियल ब्लैक होल, इनका साइज छोटे से एटम जितना होता है, लेकिन इनका मैस माउंटेन से कम नहीं होता। इनके बारे में ये बिलीव किया जाता है कि डार्क मैटर इन्हीं से बनते हैं। डार्क मैटर का काम होता है गैलेक्सीज और उनके क्लस्टर्स को होल्ड करना, लेकिन ये सब हाइपोथेटिकल और थ्योरेटिकल बातें हैं। डार्क मैटर और पैरामोडियल ब्लैक होल के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। तीसरी टाइप के ब्लैक होल सुपर मैसिव ब्लैक होल्स होते हैं। ये इतने बड़े ब्लैक होल्स होते हैं कि इनका मैस मिलियंस ऑफ सन के मैसेस के बराबर होता है और हर गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल तो जरूर होता है। देखो, बेशक सुपर मैसिव ब्लैक होल गैलेक्सी के सेंटर में होता है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि वो पूरी गैलेक्सी की मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा हो। इनफैक्ट आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सुपर मैसिव ब्लैक होल का इम्पैक्ट पूरी गैलेक्सी पर 1% से भी कम होता है। अब हमारी गैलेक्सी का सुपर मैसिव ब्लैक होल सैजिटेरियस ए है, जो कि आज से 13.5 बिलियन ईयर पहले फॉर्म हुआ था। इसका मैस 4 मिलियन सन्स के बराबर है। जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लैक होल पूरे स्टार के कोलैप्स होने से बनता है और स्टार का जो एक्चुअल साइज होता है हमेशा ब्लैक होल उस साइज से छोटा ही बनता है और स्टार के साइज की जो लिमिट होती है वो एक पॉइंट पर आकर इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकती। लेकिन जब सैजिटेरियस ब्लैक होल बना था तो उसका साइज आज के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा छोटा था। यानी मेरी बात का मतलब ये है कि स्टार्टिंग में सैजिटेरियस ए का साइज बहुत ज़्यादा छोटा था, मगर टाइम टू टाइम उसने अपने अंदर चीज़ों को इनगल्फ किया, मीटियर्स, ब्लैक होल और स्टार्स को, जिसकी वजह से उसका साइज बढ़ता चला गया। उम्मीद है यहाँ तक आपको सब बातें समझ आ गई होंगी। अब हम देखते हैं ब्लैक होल के पार्ट्स।
ये जो आप रिंग जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हो इसे एक्रीशन डिस्क बोलते हैं। अब जैसे हमें पता है कि ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज़्यादा होता है, तो जो चीज़ भी इसके ग्रेविटेशनल पुल की ज़द में आती है तो वो इसके आसपास रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देती है। यानी एक्रीशन डिस्क में ज़्यादातर गैस, मैटर और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। जैसे कि सन भी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से प्लैनेट्स को अपनी तरफ खींच रहा होता है, लेकिन ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल पुल इतना ज़्यादा होता है कि पार्टिकल्स हाई स्पीड में घूमने लग रहे होते हैं। इन पार्टिकल्स का टेम्परेचर मिलियंस ऑफ डिग्रीज तक चला जाता है। ये एरिया ग्लो करने लगता है और रेडिएशन भी एमिट करने लगता है। दूसरा पॉइंट है इवेंट होराइजन, ब्लैक होल की बाउंड्री, और यहाँ पर सब कुछ ब्लैक होता है। यानी ग्रेविटेशनल पुल इतना ज़्यादा कि लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। अगर किसी चीज़ ने इवेंट होराइजन को क्रॉस कर लिया तो फिर उसको कोई भी नहीं बचा सकता और फिर वो चीज़ अल्टीमेटली ब्लैक होल के अंदर चली जाती है और फाइनली आता है सेंटर ऑफ ब्लैक होल। इस पॉइंट को ना सिंगुलैरिटी का नाम दिया गया है। हमें कुछ नहीं पता कि इसके अंदर क्या है। आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताती है कि इस पॉइंट पर आकर स्पेस और टाइम बिल्कुल मीनिंगलेस हो जाता है और इस पॉइंट पर टाइम भी इनफाइनाइटली स्लो हो जाता है। कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि सिंगुलैरिटी पॉइंट की ग्रेविटी स्पेस टाइम को इतना ज़्यादा बेंड कर देती है कि वो मैश फट जाता है और वार्म होल बन जाता है, जिसकी मदद से हम पास्ट और फ्यूचर में जा सकते हैं या किसी दूसरी डायमेंशन में। लेकिन ये सब थ्योरेटिकल बातें हैं। यहाँ तक ब्लैक होल के बारे में जितनी भी साइंटिफिक बातें थी मैंने सारी एक्सप्लेन कर दी। अब हम देखते हैं कि ब्लैक होल का कुछ तस्वर कुरान में आया है कि नहीं। सूरह अत-तकवीर की आयत नंबर 15 से 16 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं कसम खाता हूँ उन सितारों की जो पीछे हट जाते हैं, जो चलते हैं और फिर छुप जाते हैं। यहाँ 3 खास अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। अल-खुन्नस यानी पीछे हटने वाले। ब्लैक होल के कॉन्सेप्ट से रिलेट करें तो ये उस फिनोमेना की तरफ इशारा समझा सकता है जहाँ मैसिव स्टार कोलैप्स होकर इतनी इंटेंस ग्रेविटी क्रिएट करते हैं कि स्पेस टाइम खुद एक्सट्रीम लेवल तक कर्व हो जाता है। अल-जवारी यानी चलने वाले। ब्लैक होल यूनिवर्स में रेस्ट पर हो ये जरूरी नहीं, वो भी स्पेस में मूव करते हैं, गैलेक्सी के अंदर ऑर्बिट करते हैं और दूसरी कॉस्मिक ऑब्जेक्ट के साथ ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन रखते हैं। और अल-कुन्नस यानी छुप जाने वाले। ब्लैक होल डायरेक्टली विजिबल नहीं होते क्योंकि उसकी इवेंट होराइजन के अंदर से लाइट एस्केप नहीं कर सकती। हम उसे डायरेक्टली देखने के बजाय उसके सराउंडिंग मैटर और ग्रेविटेशनल इफेक्ट से डिटेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात क्लियर रहनी चाहिए, हम ये क्लेम नहीं कर रहे कि ये आयत स्पेसिफिकली ब्लैक होल के बारे में ही है। क्लासिकल मुफस्सिरीन ने इस आयत को ब्लैक होल के तौर पर कंफर्म नहीं किया। ये एक पॉसिबल मॉडर्न साइंटिफिक कनेक्शन है, डेफिनेटिव तफसीर नहीं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और टॉपिक्स पर हाईली डिटेल वीडियोस बनाऊं तो सब्सक्राइब करें।